नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पेट्रोल डीजल को लेकर अपील की थी, वर्क फ्रॉम होम की अपील की थी, सोना ना खरीदने की बात कही थी, अब स्कूलों को ऑनलाइन मोड में करने की भी बात की है। तो किस तरीके से संकट बहुत बड़ा है जिसकी तरफ सरकार इशारा कर रही है, पूरी स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वित्तीय जर्नलिस्ट नीरज जी इस समय जुड़ गए हैं। नीरज वाजपेयी जी, उनका एंड शो आप लगातार देखते हैं जिस पर वो वित्तीय खबरों से आपको अवगत करवाते हैं, क्या आर्थिक जगत में चल रहा है, उन तमाम खबरों की जानकारी देते हैं। तो नीरज जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीरज सर भाई, नमस्कार। सर। नीरज भाई, एक तो लाइट चली गई है इसलिए अचानक से सिग्नल की थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक चल रहा है। नीरज भाई, किस तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री जी की ये अपील, स्थिति इसका मतलब बहुत गंभीर है। चुनावों में तो हम लोग चुनाव में लगे हुए थे उस समय, शायद सरकारों का ध्यान भी उस तरफ नहीं होता है। जैसे ही चुनाव के नतीजों से निपटे हैं तो पूरा संकट एकदम सामने दिखाई दे रहा है। बेशक विक्रांत भाई, समस्या गंभीर है। हम्म। और अपने शोज में लगातार हम लोगों ने चर्चा की है कि इकोनॉमी की स्थिति में थोड़ी दिक्कत आ चुकी है। और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने ये चुनाव की वजह से शायद अब बोला नहीं, तो ये शायद वो एक महीने पहले बोल सकते थे। हम्म। क्योंकि लगभग 80-85 दिन हो चुके हैं युद्ध चलते हुए, हम्म। और सप्लाई बुरी तरीके से डिसरप्ट है। तो इकोनॉमी में संकट है, और ये संकट और गहरा न हो, इसलिए उन्होंने ये 7 संकल्प लेने की बात कही है कि आप बचाएं। क्योंकि सबसे इस सारे का मकसद है फॉरेन करेंसी। हम्म। क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो रही है, 95 के ऊपर करेंसी चली गई है। और उसी करेंसी से हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसी करेंसी से हम सोना खरीदते हैं, उसी करेंसी से हम एडिबल ऑयल खरीदते हैं। और उस करेंसी को बचाना जरूरी है। अदरवाइज हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो खराब होगा। और करेंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी काफी गैप बढ़ चुका है। हम्म। तो प्रधानमंत्री की ये अपील सिर्फ इसलिए है कि समस्या और गंभीर हो जानी है। तो उसको जितना कम कर सके, जितना बचा सके, वो समस्या गंभीर है, इसमें तो कोई हम्म। दो राय नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लगभग लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ के अंडर रिकवरी है इस साल। हम्म। तो इतने घाटे को कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है डॉलर से। कि हम जो भी इंपोर्ट करके लाते हैं उसकी पेमेंट डॉलर में होती है, और करेंसी हमारी जितनी वीक होगी डॉलर उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और एफआई लगातार बेच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि है, ये मुझे लगता है कि एक वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो इकोनॉमी में समस्या है। हम्म। अब कोई शक सुबह नहीं रह गई इसमें। और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन इम्पैक्ट भी आ चुका है। तो लोगों को ये थोड़ा सा समझना चाहिए कि प्रॉब्लम तो है इकोनॉमी में, और सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन नीरज भाई, सीरियस प्रॉब्लम लोग, जनता तो समझेगी। प्रधानमंत्री जी ने संकेत तो कर दिए हैं, लेकिन आप चूंकि सब चीजें समझते हैं, राजनीति भी, पॉलिटिक्स भी मुझसे बेहतर समझते हैं, तो ये सब संकट अचानक तो आया नहीं है। तो क्या हम इसके लिए उस तरीके से तैयार नहीं थे, या चुनाव ही हमारी प्रायोरिटी थी कि पहले चुनाव निपट जाए, उसके बाद देशवासियों से अपील की जाएगी और देशवासी अपने आप त्याग कर देंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, और ये बहुत ऑब्वियस है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव की वजह से ये इतने दिन तक मामला टलता रहा। अगर चुनाव नहीं होते तो मैंने जैसे पहले कहा कि कम से कम 1-1.5 महीने पहले ये अपील हो जाती। हम्म। क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने ये अपील पहले अपने नागरिकों से कर दी थी। हमारे अड़ोस पड़ोस के देश श्रीलंका वगैरह ने, देखिए, आपकी वर्क फ्रॉम होम कर दिया, पेट्रोल की राशनिंग कर दी थी। ये सब बहुत पहले से लोगों ने मेजर उठाए थे। हमने नहीं उठाए थे। हम्म। और हम एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। हम्म। पेट्रोलियम मिनिस्टर अंदर बाहर पार्लियामेंट सब जगह ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, कोई हाँ। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ। तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक कारण था। बंगाल चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, तो चुनाव के बीच में अगर ये बात बोल देते तो उसका उल्टा असर हो सकता था। हम्म। तो एकदम विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला था कि चुनाव हो जाए, उसके बाद मोदी जी एक अपील करेंगे। और प्रधानमंत्री अपील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी बात लोग हाँ, सुनते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने ये अपील की है चुनाव के बाद, तो इसका सिर्फ कारण चुनाव था। अदरवाइज ये अपील 1-1.5 महीने पहले होनी चाहिए थी। नीरज भाई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए,
तो भारत में सोना केवल उपयोग की वस्तु नहीं है। भारत में तो हर शादी ब्याह, छोटे फंक्शन, लोग कोशिश करते हैं कि कुछ छोटी चीज सोने की खरीदी जाए। यानी वो जो प्यार सोने को लेकर है वो दूसरे किस्म का है। तो ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब जगह देखने को मिलता है। अब प्रधानमंत्री जी ने ये अपील तो कर दी है कि सोना मत खरीदिए, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा असर दिखाई दे रहा है कि जो ज्वेलरी सेक्टर में करोड़ों मजदूर लगे हुए हैं, वो पहले से ही, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर में भारी दबाव बना हुआ है पिछले काफी समय से, अब तो एकदम उनके सामने रोजगार का भी संकट आएगा, काम का भी संकट आएगा। क्या, किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? विक्रांत भाई, आपने एक शब्द यूज किया, सोने के प्रति जो प्यार है लोगों का। हम्म। तो लाइटर नोट पे मुझे एक गाना याद आ रहा है सड़क फिल्म का। हम्म। जब जब प्यार पे है, पहरा हुआ है, प्यार और गहरा हुआ हुआ है। है। लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, सरकार के लिए कोई बुरा न माने। लेकिन इसमें सारा जवाब भी मिल गया। 1967 में हम्म। 10 ग्राम सोने का भाव 102 रुपये 50 पैसे था, और 1970 में सोने का भाव 189 रुपये था। हम्म। तो 3 साल में सोना किस तरह से बढ़ा था, क्योंकि तब भी एक अपील की गई थी हम्म। कि सोना मत खरीदिए। मुद्दा यहाँ पे ये है सीरियस नोट पे कि गोल्ड को आप इस तरह से रोक नहीं पाएंगे। गोल्ड लोग खरीदेंगे, क्योंकि गोल्ड का सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग गोल्ड ज्वेलरी के लिए खरीदते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम्म। ये गलत है। हम्म। लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने चैनल पे एक शो भी कर रखा है गोल्ड पे, हम्म। कि एशिया में चीन और भारत में सबसे ज्यादा ज्वेलरी का इस्तेमाल होता है। हम्म। पिछले कुछ सालों से ज्वेलरी में गोल्ड की डिमांड घट गई है, हम्म। ज्वेलरी की डिमांड घट गई है, हम्म। बिस्किट और ब्रिक की डिमांड बढ़ी है। तो गोल्ड को लोग आप एक इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देख रहे हैं, ना कि ज्वेलरी की तरह। बिल्कुल। और वैसे भी गोल्ड का जो आकलन किया जाता है वो मनी सप्लाई से किया जाता है, ना कि किसी और चीज से। तो कमोडिटी हमेशा डिमांड से और सप्लाई से देखी जाती है। तो मुझे इसमें कोई मतलब बहुत तर्क नहीं लगता है कि गोल्ड की कीमतें कम हो जाएंगी। हम्म। मैंने आपको उदाहरण दिया, आप डेटा चेक कर सकते हैं। हम्म। अब जो दूसरा आपका सवाल है, जिसमें जूलर लोग बहुत चिंतित हैं, और उन्होंने ये भी कहा है शायद कि वो सरकार से अपील करेंगे कि ये जो कॉल है, चूंकि मोदी जी के लोग बात मानते हैं। सबसे हाँ। बड़ी बात यह है कि मोदी जी की, अब देखिए, जो गैस सब्सिडी थी उसको 1 करोड़ लोगों ने गिव अप किया था। हम्म। तो हो सकता है कि लोग मान लें और ज्वेलरी न खरीदें, तो ज्वेलर्स के सामने एक संकट हो जाए कि 1 साल लंबा पीरियड होता है। हम्म। तो ये बात सही है कि ज्वेलरी का कामकाज में जो 40-50 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं, उनके ऊपर संकट आ सकता है, उनको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जूलर एक व्यापारी है, और वो चैरिटी तो कर नहीं रहा है कि हाँ। बैठा के सैलरी देगा। ये भी एक फैक्ट है। तो मुझे लगता है ये एक गंभीर विषय है, इस पे सरकार से हो सकता है वो लोग बात करके विचार निकले कि क्या किया जाना चाहिए। लेकिन ये एक दिक्कत तो हो जाएगी ज्वेलरी कंपनीज के लिए, खासतौर पे जो इवन आप देखिए, कल जब ये कॉल आई, उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ, तो हाँ। सारे ज्वेलरी के स्टॉक 8-8 9-9 10-10% गिरे थे। हम्म। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि ये, जब भी हम लोग आगे वाले दिनों में देखें कि कोई रिकवरी की उम्मीद है। तो ज्वेलरी सेगमेंट के लिए, ज्वेलर्स के लिए एक दिक्कत की बात तो हो गई, और उसमें काम करने वाले कारीगरों की नौकरी की भी दिक्कत होगी। प्राइस जहां तक बात है, वो मैंने आपसे पहले बताया कि डेटा दिखाता है कि प्राइस घटे नहीं थे। हम्म। तो नीरज भाई, सोना तो एक तरह से लोग महंगाई के खिलाफ हेज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। उनको ये लगता है कि हर अच्छे बुरे टाइम में वो उनके काम आएगा। और तो यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद सोना कैसे रुक सकता है खरीदने से। और यानी इस पर तो सरकार को कदम उठाना चाहिए ना, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कर दे 200-250%। हो सकता है कि ये नेक्स्ट स्टेप हो। हाँ। अगर नॉर्मल अपील से काम नहीं बना, हम्म। तो सरकार के पास ये विकल्प हमेशा रहेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं हम्म। कि गोल्ड का इस्तेमाल कम हो। क्योंकि ये बात भी सही है कि गोल्ड हमारा सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टेड आइटम है हाँ। आफ्टर क्रूड ऑयल। तो गोल्ड में हम लगभग 40-50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं हर साल। हम्म। तो उस पे ये सारे उपाय किए जा सकते हैं। अगर देखिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो
जिसको कहते हैं ना तैयारी है, प्री, हम्म, आपको प्रिपरेशन करनी है कि बड़ा संकट ना आए, उससे पहले आपको सतर्क हो जाना है। हम्म, उस कॉल का मैं समर्थन करता हूँ कि आप हमेशा जब कोई बड़ा संकट हो, हाँ, उससे पहले आप अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, ठीक करते हैं। हम्म, असर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, असली सवाल ये है। हम्म, तो अगर नहीं रुका कि गोल्ड इंपोर्ट में कमी नहीं आ रही या लोग गोल्ड खरीदना कम नहीं कर रहे हैं, तो ये उपाय भी आगे आ सकते हैं कि गोल्ड की ड्यूटी बढ़ा दी है, इंपोर्ट ड्यूटी काफी बढ़ा दी है। तो वो भी एक प्रयास हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो गोल्ड सेगमेंट के लिए नो डाउट लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं यहां जरूर कहूंगा कि देखिए, गोल्ड जो है ना, कोई आवश्यक सामग्री नहीं है। हाँ, तो लोग थोड़ा सा अगर संयम बरतें तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम्म, अगर आपको बहुत जरूरत नहीं है कि आप, जैसे मोदी जी ने तो कहा कि आप 1 साल तक किसी लिए भी मत खरीदिए, शादी ब्याह में भी मत खरीदिए, है ना। तो लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझे खरीदना है, तो थोड़ा संयमित करिए आप। हम्म। इतना तो आपको कर सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट एन एसेंशियल कमोडिटी। लेकिन नहीं हुआ तो ड्यूटी वगैरह बढ़ाने के तमाम तरीके के उपाय उपलब्ध हैं इसमें। नीरज भाई, ये कहा जाता है कि भारतीय घरों में, और ये हकीकत भी है कि बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड जो है हर घरों में, भारतीय घरों में रखा हुआ है। पिछले 2 दिनों से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि अचानक से ज्वेलरी कंपनीज के ऐड बड़े बड़े आने लगे हैं पहले पन्ने पर, जिसमें वो अब लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपना पुराना सोना लाइए और उसकी नई ज्वेलरी बनाइए। क्या आपको लगता है कि ये घरों से जो सोना निकालने के विज्ञापन शुरू हो गए हैं कंपनियों के जरिए, इसका कुछ असर दिखाई देगा? क्योंकि उस गोल्ड को नॉन प्रोडक्टिव माना जाता है जो घरों में रखा है, क्या वो बाहर निकल करके दोबारा से घूमेगा? ये हो सकता है हाँ, विक्रांत भाई, ये हाईली लाइकली है हाँ, कि मान लीजिए नया, देखिए प्रॉब्लम नए गोल्ड में ही है ना कि जब आप नया गोल्ड खरीदते हैं तो इंपोर्ट होगा, फिर आएगा, हाँ, ये होगा, उसमें करेंसी का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई पुराना सोना रखा है, आप हम्म, उसको रिसाइकल कर लें और हाँ, अपनी शादी विवाह जिस कार्यक्रम के लिए आपको खरीदना वो कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो हम्म, जूलर्स को ये ट्रिक मालूम है। हम्म, अच्छा, जब अभी ये दाम बढ़े थे, अभी 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना मिल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग पुराना सोना लेके हाँ, आकर रिसाइकिल इतना महंगा हर कर कोई रहे हैं। कैसे खरीदेगा आदमी? हम्म, एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल सही जूलर्स का तरीका है कि भाई अभी संकट है, नया मत खरीदिए, आप पुराना लेके आए, तो उसमें करेंसी का ही रोल खत्म हो गया, हम्म। क्योंकि देश के अंदर का ही सोना है। पुराना ले आओ, उसको रिसाइकिल करके नया बनवा लो, तो ये काम चल सकता है। तो ये ज्वेलर्स का तरीकीब अच्छी है। मुझे लगता है इससे काफी उनको मदद भी मिल सकती, क्योंकि जिसको खरीदना है, जिसको शादी में देना है या किसी कामकाज में इस्तेमाल करना है, तो वो अगर नया नहीं भी खरीदेगा, मोदी जी की बात को मानते हुए, तो वो अपने पुराने को रिसाइकिल कर सकता है। तो ज्वेलर्स ने एक अच्छी तरकीब निकाली है। नीरज भाई, ऑस्टेरिटी के जो प्रधानमंत्री जी की अपील है, आपने भी कहा कि वो स्वागत करनी चाहिए, कोई भी अपील इस तरीके का अच्छी बात है। लेकिन ऑस्टेरिटी की शुरुआत तो घर से होनी चाहिए ना। सरकार हमारी अभिभावक है, सरकार के भीतर से पहले कदम उठने चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि सरकार के लेवल पर क्या क्या किया गया है, सरकार ने कैसे अपने खर्चों में कटौती की गई है, और क्या क्या ऑस्टेरिटी कदम इंटरनल सरकार ने उठाए हैं। वैसी कोई जानकारी तो अभी तक आई नहीं, तो जनता का विश्वास कैसे बनेगा कि त्याग जनता से मांगा जाए और सरकार जो है वो उसी तरीके से अपने खर्चे करती रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने रैली में बोल तो दिया, अब उसके बाद वो विचार चल रहा होगा कि सरकारी स्तर पे हम्म, गाड़ियों का काफिला कम किया जाए, सरकारी अधिकारियों की यात्राएं हवाई बंद की जाएं, ट्रेन से जाएं, जो बिजली से चलती है, या कम करें, कार पूलिंग करें। हम्म, अब सारे आपके लुटियंस जोन्स में ही तो रहते हैं आईएएस मंत्री लोग, बिल्कुल। तो लोग अपनी कार पूल करें, सब लोग करें, तो उससे एक मैसेज अच्छा जाएगा। इसमें बिल्कुल सही बात है कि वो गुरुजी वाली कहानी है ना कि बच्चे को गुड़ खाने की मना किया तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद आना, और फिर हाँ, जब उन्होंने कहा 3 दिन क्यों, बोला पहले मैंने खुद बंद किया था, हाँ, फिर आपको बोला कि आप भी बंद करो। इसमें एक गंभीर समस्या ये है, जो कि मैं दोष नहीं दे रहा हूं आज सरकार के लिए, लेकिन ये हमारे लॉन्ग टर्म विजन की प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना कमजोर है हम्म, कि अगर मैं चाहूं भी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप जिस तरह से दिल्ली, मुंबई या बड़े शहरों में ट्रैफिक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो हालत है, उसमें कोई व्यक्ति अगर अफोर्ड कर सकता है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता है। हम्म, तो केवल ऑस्टेरिटी मेजर्स से मुझे नहीं लगता कि इसमें फर्क आएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली मुंबई का बहुत ही खराब है। आप ट्रेनों की हालत देखिए,
किस तरह से लोग भर के जाते हैं। बसेस उतनी है नहीं, हर पॉइंट टू पॉइंट बसेस आपको मिलती नहीं। तो इतने खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आदमी कार पूलिंग कैसे करेगा, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। और कार मैंने अपनी सुविधा के लिए खरीदी, मैं पूल क्यों करूं? पूल करूं तो फिर वो पैसे का लेन देन का झंझट आता, पेट्रोल कौन भराएगा एक दिन का भी, मांगने में शर्म आती है, तो वो कौन झेलेगा? ये बहुत व्यवहारिक समस्याएं होती जिनको केवल एक कॉल से ठीक नहीं किया जा सकता है। कि मुझे 9 बजे निकलना है और पड़ोसी को 9:15 निकलना है, तो 15 मिनट या तो मैं वेट करूं या वो 15 मिनट पहले आ जाए। प्लस तेल कौन भराएगा? अब मैं शर्म के मारे उनसे कह नहीं सकता भाई आधा आप दो या एक दिन आप भराओ, हाँ। या जिस दिन हमको आपको भराना उस दिन मुझे जाना नहीं है। तो ये बहुत प्रॉब्लम ऐसी होंगी जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कार पूलिंग सक्सेसफुल होगी। सक्सेस का रास्ता था पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल। अगर आप बहुत शानदार एसी बसेस चलाएंगे हम्म। तो लोग उसमें जाएंगे, लेकिन वो चलती नहीं है हमारे यहाँ। हम्म। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना वीक है कि आपको इंडिविजुअल कार लेनी पड़ती। दिल्ली में इतनी कारें क्यों चलती हैं? हम्म। इसीलिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप मेट्रो का हालत देखिए, सुबह शाम क्या हालत होती है। हम्म। मुंबई की लोकल ट्रेन देखिए। तो मेरी ये एक दरख्वास्त है, सरकार से निवेदन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहां से भी ऑनवर्ड फोकस करें। तो जरूरी नहीं कि संकट के समय ही हमको ये कॉल दी जाए। हम्म। नॉर्मली भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए जिससे हम अपनी कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस लायक होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, मुंबई या दिल्ली में सब जगह मेट्रो का किराया हम्म। नॉर्मली लोकल ट्रेन से ज्यादा है। हाँ। बॉम्बे में आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। हम्म। आप देखिए कितने लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। हम्म। तो उससे वो 3 गुना किराया दे के जाएंगे, लेकिन क्योंकि सुविधा है, सुविधा है। समय बचता है, एसी है, बढ़िया है, आराम से चले गए आप। प्लस आप उनको फीडर बसेस से कनेक्ट करिए हाँ। कि उतरते ही दूसरी जगह जाने का ट्रांसपोर्ट मिले। तो ये अर्बन प्लानिंग का हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक गैप है। बिना इसको ठीक किए मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल लोग कम इस्तेमाल करेंगे। किसी को कहीं जाना तो सिर्फ इसलिए कि भैया उसके पास पैसा तो अफोर्ड करेगा। हम्म। तो इस कॉल में मुझे लगता है कि पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करना जरूरी है। ये भी आपने बिल्कुल गुरुजी का उदाहरण सही दिया, तो मुझे शास्त्री जी की का उदाहरण याद आया कि जब उन्होंने एक दिन व्रत की बात कही हफ्ते लोगों से, तो उससे पहले खुद कहा जाता है कि व्रत रखा, और जब उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली और वो व्रत रख सकते हैं तब लोगों से अपील की। तो नीरज भाई, अब ये जो पेट्रोल और डीजल का पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो बताया जाने लगा है, फिगर सामने आने लगी है, यानी अब कोई दिखाई नहीं दे रहा रास्ता पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े बगैर। अब किसी भी क्षण किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि पेट्रोल और डीजल में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखो विक्रांत भाई, इस मामले में मैं सरकार और कंपनी के साथ हूं हम्म। कि कि दाम बढ़ाने के सिवा कोई विकल्प है नहीं। हम्म। और वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सरकार की या हमारी आपकी कोई हाँ। गलती नहीं है। हम्म। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और अंडर रिकवरी बढ़ रही है, तो हम्म। दाम तो बढ़ेंगे। हम्म। अब सरकार जब तक टाल रही तब तक टाल रही है कि ना पड़े बोझ लोगों के ऊपर, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंपनियों को इतना नुकसान होने लगे कि फिर वो कंपनी चलाना मुश्किल हो जाए। मैंने आपको बताया भी 1.5 लाख करोड़ कम से कम अंडर रिकवरी हो रही है हम्म। इस साल। FY 27 की रिकवरी ये होगी, हम्म। तो वो कौन बेयर करेगा? हम्म। सरकार ने अपने पार्ट में कुछ कर लिया 1.5 लाख करोड़, वो जो टैक्स घटाया था एक्साइज ड्यूटी, अब कौन भरे उसका? क्योंकि वो या तो आप भरें या सरकार भरे। तो सरकार कितना भरेगी? तो मुझे लगता है कि तेल के दाम बढ़ने तय हैं। कब बढ़ेंगे ये एक क्वेश्चन है। हम्म। और वो मुझे लगता है ये जो अभी ऑस्टेरिटी के मेजर्स दिए गए हैं, जब ये लगेगा कि ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो बढ़ा दिए जाएंगे दाम। और सरकार ये कहेगी कि हम्म। आपसे कहा गया था कि आप ऑस्टेरिटी हाँ। रखिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है या उससे बात नहीं बन रही है, तो दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप उसके लिए मेंटली एकदम तैयार रहिए। किसी भी दिन आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि विकल्प नहीं है सरकार के पास। और हम्म। मैं चाहता हूं कि दाम बढ़े, क्योंकि सर देखिए, ये बहुत हार्ड कॉल है, हम्म। लेकिन इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। आप अपनी कंपनियों को दिक्कत में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो अगर परेशानी आ गई तो कौन बेचेगा फिर? तो इसलिए दाम बढ़ने तो तय है, कब बढ़ते खाली इसका इंतजार हमको करना है। नीरज भाई, एक चीज मैं आपसे ये जरूर समझना चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा ये बताएं, वो थोड़ा सा मेंटली और तैयार हो कि किस तरह की स्थिति आगे दिखाई दे रही है। महंगाई, रोजगार,
कंपनियों में संकट, क्या ये सब जो बड़े संकट दिमाग में आते हैं, क्या सच में वैसी स्थिति एकदम क्लियर दिखाई दे रही है क्या? जिस तरीके से हमने लॉकडाउन झेला था, क्या ये एक बड़े आर्थिक लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील कोई छोटी बात तो है नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री की अपील से पहले याद करिए पार्लियामेंट में उनकी स्पीच। हम्म। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस समय जो समस्या चल रही है कोविड की समस्या से कम नहीं हाँ। है, उसी तरीके की एक सिचुएशन है ये। हम्म। तो उन्होंने बहुत पहले ये संकेत दे दिया था, तब तो चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे, उससे काफी पहले की बात है। और अब वो दोबारा ऑस्टेरिटी कह रहे हैं। हम्म। तो समस्या गंभीर है, समस्या दिख रही है, और समस्या और गंभीर ना हो जाए। देखिए, अभी तक सच्चाई है कि हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है हम्म। कि हमको पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, हाँ। गैस नहीं मिल रही है, या सब लोग बेरोजगार हो गए, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन ये हो सकता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। हम्म। तो हमें उस परिस्थिति के लिए दो काम करने, एक तो मेंटली प्रिपेयर रहिए आप कि ऐसा हो सकता है, हम्म। और दूसरा जो जितना आप सेविंग कर सकते हैं हम्म। वो करिए, इंक्लूडिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स। हम्म। इसका इसका तो स्वागत होना चाहिए कि आप अननेसेसरी कोई काम मत करें। हम्म। अगर एक साल आप घूमने नहीं जाएंगे हाँ। तो उससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे ना, उससे आप कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएंगे, दुखी हो जाएंगे एकदम। हम्म। तो मैं तो करूँ, प्रधानमंत्री जी ने विदेश के लिए कहा है, मैं तो करूँ देश में भी घूमने क्यों जाना है भाई। हम्म। एक साल अगर गर्मी छुट्टी में आप घर पे ही रह लेंगे हम्म। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाए, घर में पढ़ लीजिए भाई। हम्म। क्योंकि यही बचत आपके और आपके देश के काम आएगी। हम्म। तो ऑस्टेरिटी तो मैं बहुत समर्थक हूं इसका, नॉर्मल डेज में भी। ये तो रेनी डेज में मोदी जी कह रहे हैं, मैं तो नॉर्मल डेज का समर्थक हूं कि फालतू में जबरदस्ती केवल लग्जरी के लिए, पीस ऑफ लग्जरी के लिए आपको इससे बचना चाहिए। और इस समय तो जरूरत है। तो अननेसेसरी घूमना फिरना, जबरदस्ती शाम को फाइन डाइनिंग के लिए चले जाना, भाई संकट का समय है तो ये आपको करना चाहिए। हम्म। तो जितना आप बचाओगे वो आपके ही काम आएगा, सरकार तो ले नहीं लेगी। और जब टोटलिटी में देखेंगे तो देश के काम आएगा। हम्म। तो ऑस्टेरिटी आपको करनी पड़ेगी, और संकट है, रोजगार का भी संकट होगा, हम्म। महंगाई का भी संकट होगा, और इकोनॉमी की कमजोर होने का भी संकट होगा, और इन सब का मिलाएंगे तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो इसलिए उस संकट से निपटने में व्यक्तिगत और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। तो ये इसको तमाम बुराइयों के बावजूद इस ऑस्टेरिटी उपाय को मानने से आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये मानना चाहिए मुझे लगता है। एक चीज लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब पाकिस्तान, आपने क्योंकि श्रीलंका और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों की बात की, क्योंकि देश की मीडिया का ज्यादा प्यार पाकिस्तान के साथ रहता है। पाकिस्तान ने जब ऑस्टेरिटी मेजर शुरू किए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, तो हमारे देश की मीडिया ने बड़ा उसका मजाक उड़ाया। नीरज भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, आप और हम उनका हिस्सा रहे, कि देखिए छोट युद्ध शुरू होते ही वो झेल नहीं पाया। लेकिन अब लग रहा है कि अगर ये सब समय रहते किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसा हम लोगों ने शुरू कहा ना कि पॉलिटिकल डिसीजन था कि इलेक्शन के दौरान आप सरकार ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, विपक्ष ने भी देखिए, विपक्ष भी सड़कों पे नहीं उतरा कि दाम बढ़ाओ दाम हाँ बढ़ाओ दाम बिल्कुल। बढ़ाओ, हम्म। ऑस्टेरिटी कराओ, क्योंकि सबका इंटरेस्ट था उस समय। हम्म। तो राजनीतिक कारणों से वो फैसले पहले नहीं लिए गए। वो चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, फिलीपींस हो, हाँ। थाईलैंड हो, या श्रीलंका हो, सब ने ये मेजर्स लिए थे, क्योंकि दाम सबके यहाँ बढ़े हैं। हम्म। इवन अमेरिका में भी हाँ। 50% बढ़ चुके हैं। हम्म। हमारे यहाँ भी दाम बढ़े, लेकिन हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शन। हम्म। तो भले ही पाकिस्तान, हम लोगों की मीडिया में बड़ा उसको लेकर के बैशिंग चलती रहती है, बट मैं उस नजरिए से देखता नहीं हूँ। मैं आर्थिक पत्रकार हूँ, तो मैं प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में देखता हूँ। और इकोनॉमिक टर्म्स में देखने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है रन रेट देखिए आप, हाँ। एब्सोल्यूट मत देखिए हाँ। कि किस रफ्तार से कोई चीज बढ़ या घट रही है। तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में तेल के दाम मिनिमम, मतलब भारत एक अकेला देश था जहां नहीं बढ़े थे, हम्म। अकेली कंट्री है। बाकी सब जगह 18 से लेकर के 95% तक दाम बढ़े थे। हम्म। जैसे फिलीपींस में दुगने हो गए थे दाम, 100% दाम बढ़े थे वहां। यूरोप के सारे देशों में 50-60% तक बढ़े, अमेरिका में 35-40% बढ़े। तो हमने नहीं बढ़ाया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव थे। तो वो कोई, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बहादुरी वाला काम था। हाँ। आपने तब नहीं बढ़ाया तो अब बढ़ाएंगे आप। हम्म। देखिए,
पेन अगर है तो कोई उसको बेयर करेगा, हाँ, सरकार बियर करे, आम आदमी बियर करे, या कंपनी बियर करे। किसी को तो करना ऐसा पड़ेगा। हो नहीं सकता कि वो पेन छू मंतर हो जाए, कोई बेयर नहीं करेगा। समवन हैज टू बेयर दैट। हम्म, चॉइस हमारी कि कौन बेयर करता है। तो वो तब नहीं किया था, अब आप ऑस्टेरिटी मेजर्स कर रहे हैं। श्रीलंका वगैरह में तो न जाने कब से राशनिंग चल रही कि हफ्ते में 3 दिन ही पेट्रोल मिलेगा आपको, हम्म, 2 दिन मिलेगा ही नहीं आपको। तो अब हम कर रहे हैं तो हमको करना चाहिए। और इसमें किसी छोटे देश को या पाकिस्तान तो मैं मानता हूँ बहुत ही ब्रोकन कंट्री है, हाँ इकोनॉमी के बिल्कुल, हिसाब से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसके ऊपर असर पड़ा तो चूंकि वो तो फटे हाल है, तो तुरंत स्टेप लेंगे, उनके हाँ, यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जो चॉइस थी वो चॉइस वर्च्यू पे नहीं थी, हम्म, वो चॉइस इलेक्शन की वजह से थी, हम्म, पॉलिटिकल डिसीजन। हम्म। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। नीरज भाई, किसानों को कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो मानसून की मार रहेगी, और दूसरा इस बार खाद का बड़ा संकट रहेगा, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो खाद कारखाने हैं वो चलते हैं गैस से, जो कतर से आती थी, और अब उसमें भारी दिक्कत है। यानी किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। जैसे मोदी जी ने कहा है कि अप टू 50% आप केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करिए, हम्म, और ऑर्गेनिक खाद जो गोबर से बनती है, इन सबसे बनती है, उसको ये ड्रेस्टिक कॉल है, हम्म, ये वन गो में नहीं हो सकता। हाँ, और ये साल एलिनो का साल है, हाँ, हमारी एग्रीकल्चर पे वैसे भी इस बार इम्पैक्ट पड़ सकता है। आप गर्मी देखिए, मुंबई जैसे हाँ, शहर में इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, और अभी शायद बता रहे हैं कि नेक्स्ट 15 डेज का एक स्पेल सुपर हॉट होने वाला है पूरे मध्य और ईस्ट इंडिया में। हाँ, तो खेती पे तो वैसे ही असर पड़ रहा है, एल नीनो होगी तो उसका भी दिक्कत आएगा, और प्लस ऊपर से अगर हमारे लिए फर्टिलाइजर महंगी है हम्म, या उसका सप्लाई नहीं हो पा रही है तो और दिक्कत होगी। अब मोदी जी ने अपनी स्पीच में उदाहरण दिया कि दुनिया में 3,000 रुपए की बोरी मिलती है खाद की, हम 300-500 में दे रहे हैं, तो वहां पे भी सब्सिडी आप बेयर कर रहे हैं। हम्म, और अब उसको अगर हम रिड्यूस करके ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं हो हाँ, पाएगा ना। हाँ, तो एग्रीकल्चर में भी ये समस्या आएगी किसानों के सामने। इसके दो पहलू हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम्म, फूड ग्रेन या अन्न की दिक्कत नहीं होगी, हाँ, क्योंकि हमारे भंडार भरे पड़े और हाँ, बहुत अनाज है हमारे पास। हाँ, लेकिन किसान की आय में, आमदनी में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो हर साल बेचता खरीदता है। बिल्कुल। तो किसानों को वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इन जनरल फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास है। लेकिन किसानों को दिक्कत हो सकती है। अभी मैं आज ही अखबार में खबर पढ़ रहा था कि किसान जो है बेचने पहुंचा अपनी प्याज, और उसको 1 रुपए किलो का दाम मिला, और जब उसने पूरा उसका प्रोडक्शन और सारा खर्चा वर्चा जो आने ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिला, तो 1 रुपया उसे अपनी जेब से देना पड़ा, इतने की उसकी प्याज बिकी कि 1 रुपया जेब से देना पड़ा। तो नीरज भाई, अब एक चीज बस मैं अंतिम सवाल ये समझना चाहूंगा आपसे, कि पिछले 2 3 4 सालों में बड़ी तेजी से लोग, नए लोग जिनको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इन सब की उतनी ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी अपना पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट किया। तो ये जो सिचुएशन होती है, बड़ी पैनिक की सिचुएशन होती है। तो कहीं अचानक से क्या करें, उनको कहीं पैनिक सेलिंग ना हो जाए, इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए उस तरह के इन्वेस्टर को जिसको उस तरीके की मार्केट की समझ नहीं है, जैसी एक बड़े निवेशक को होनी चाहिए। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मार्केट में कोविड के बाद से हाँ, करोड़ों की संख्या में नए इन्वेस्टर आए, और उन नए इन्वेस्टर ने कभी मार्केट फॉल देखी नहीं है। हाँ, हमने आपने तो जो कि हाँ, बाल सफेद कर लिए हैं, तो हमने तो 2008 से उससे पहले की हाँ, फॉल देखी, 2004 के लोअर सर्किट देखे हमने। वो बहुत ब्रूटल होती है, हाँ, बहुत ही ब्रूटल होती है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो जो लोग 2020-19 हाँ, से इन्वेस्टर बने हैं, उनको मेरी एक सलाह ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करें, वो भी एसआईपी के थ्रू। हम्म, डायरेक्ट अगर आपको जानकारी नहीं है तो हाथ जलाएं मत, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर एक बार आपका बड़ा नुकसान हो जाए, दोबारा आप लौट के नहीं आएंगे 10 साल हाँ, तक, फिर देखेंगे नहीं इधर, आपको लगेगा हाँ, ये सचमुच सट्टा बाजार है, नुकसान हो गया मेरा। वो नुकसान आपकी गलती से ही हो रहा है। हम्म, तो नया इन्वेस्टर जो इन्वेस्टेड है, हाँ, वो अच्छी क्वालिटी के ही शेयर में इन्वेस्टेड रहे, खराब क्वालिटी है तो अभी निकल जाए। हम्म, दूसरा चीज, अगर नया पैसा आपको बहुत चुल उठ रही है, नहीं मेरे को डालना है, हाँ, मेरे को डालना है, मार्केट में हाँ, जाना ही जाना है, तो ओनली वे इज एसआईपी। एसआईपी एक प्रोसेस है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, वो बिल्कुल। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है कि हर महीने आप एक सर्टेन अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं। हाँ, तो उस जब हर महीने आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका दाम घट बढ़ रहा है, तो आपको एवरेज प्राइस
नीचे मिलता है, वो एक सुव्यवस्थित तरीका है। तो दूसरा कदम ये करना है, और तीसरा कदम ये करना है कि आपका नजरिया कम से कम 5-8 साल का होना चाहिए, हाँ, तभी आइएगा। ऐसा नहीं कि आज से हमने एसआईपी शुरू की और अगले साल मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न चाहिए, हो हाँ, सकता है ना मिले, नेगेटिव में रहे आपका रिटर्न। हाँ, तो अगर आपका नजरिया मिनिमम 5 ईयर्स का है तभी आइएगा, वरना मत आइए आप, फिर आप फिक्स डिपॉजिट में चले जाइएगा। क्योंकि जो परिस्थिति दुनिया भर की और भारत की है, उसमें मार्केट में सर्टेनिटी नहीं, और वैसे भी लिखा रहता है उसमें कि गारंटी नाम का शब्द हाँ, वर्जित है यहाँ पे। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ये बात ध्यान से समझ लें जो नए इन्वेस्टर हमारे दोस्त लोग हैं, लंबा नजरिया हो तो आए, एसआईपी के थ्रू आए, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अगर आपने इंडिविजुअल खरीदना है तो अच्छी क्वालिटी खरीदें, या पहले से खरीद रखे अच्छी क्वालिटी तो उस पर बने रहें। कचरा माल खरीद रखा तो उसको तुरंत बेच के बाहर निकल जाए उससे। ये 3 काम कर ले तो उनको नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। एक बात जाते जाते ये और बता जाइए नीरज भाई कि क्या, क्योंकि अब ट्रम्प की गुरुवार को शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात है, क्या लगता है चाइना के रास्ते इस पूरे संकट का हल निकलेगा क्या? देखिए, जा तो रहे हैं वो अपनी ट्रेड डील इन सब हाँ, की बातचीत करने के हाँ, लिए, लेकिन मेरी अपनी थ्योरी, मेरी अपनी समझ ये कहती है कि वहां पे ईरान को लेकर के काफी गंभीर चर्चा होने वाली है। हाँ, क्योंकि वो बड़ी टीम लेके जा रहे हैं पूरी, हाँ, उसमें इलान मस्क और इन सबको भी इनवाइट किया गया चलने के लिए। तो खबरें ये आ रही हैं, जो मैंने यूएस में भी अपने दोस्तों से बात किया, कि वहां पे इस पर बड़ी गंभीर चर्चा होगी कि आप ईरान को समझाइए हाँ, कि वो ये सब न्यूक्लियर का प्रोग्राम बंद करें और एक डील करो, सब हॉर्मुज खुल जाए तो पूरी दुनिया को इससे राहत होगी, और चीन को भी होगी। चीन हाँ, चीन उसका सबसे बड़ा हाँ, बिल्कुल। इंपोर्टर है। हाँ, तो चीन की बात चूंकि ईरान मान सकता है, वो उसका बहुत पुराना दोस्त है, हम्म, तो इस पर काफी फोकस रहेगा। अगर वहां इस पर बात नहीं हुई हम्म, या बात नहीं बनी, दोनों परिस्थितियों में बात तो होगी, ये तो तय है। तो बात होगी तो या तो बात बनेगी या नहीं बनेगी। हम्म, अगर बात बन गई तब तो सब बढ़िया हो जाएगा। अगर बात नहीं बनी और ट्रंप ने आके उसका जिक्र नहीं किया, देखिए वो चर्चा पब्लिक में तभी आएगी जब वो पॉजिटिव होगी। हाँ, अगर नेगेटिव होगी तो पब्लिक में नहीं आएगी। हम्म, तब आप ये समझ लीजिएगा कि फिर ईरान वाला समस्या और डीप हो जाएगी, गंभीर हो जाएगी। हम्म, ये लास्ट बड़ा अटेम्प्ट है अमेरिका का, जो वो चीन के थ्रू अमेरिका से ईरान को प्रेशर डालेगा। लेकिन अगर चीन ने मदद नहीं की, या चीन ये कह दे कि नहीं हमारी तो बात सुनेगा नहीं, या ईरान कह दे मैं नहीं सुनूंगा, कोई भी रीजन से अगर बात टूटी, तो फिर समस्या और गहरा जाएगी, ये मुझे लगता है। लेकिन बात पक्के तौर पे ईरान से, ईरान के मसले पर चीन में बहुत डिटेल में बातचीत होनी है, और वो ट्रंप का एक ट्रंप कार्ड ही समझ लीजिए कि वो उसके थ्रू उसको करना चाहते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये संकट सुलझे, क्योंकि ये संकट सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का नहीं, पूरी दुनिया का है। और भारत चूंकि बड़ा देश है तो इस पर इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई, आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए।